हाँ मतलब पेड़ का, हाँ पेड़ का लाइट रे मेरे पास आएगा तो हम उस पेड़ को क्या करेंगे, देख लेंगे, है ना। तो होता क्या है कि मिराज में क्या होता है कि जब रेगिस्तान बहुत गर्म होता है तो यहाँ हवा का लेयर्स होता है, एक लेयर, इसके ऊपर हवा का और एक लेयर, इसके ऊपर हवा का और एक लेयर, ऐसे हवा का लेयर्स रहता है। तो मेरे को ये बताओ इसमें से कौन सा लेयर हवा का सबसे गर्म होगा, सबसे ऊपर वाला कि सबसे नीचे वाला? नीचे वाला हवा किसके कांटेक्ट में है? सैंड के साथ। सैंड ठंडा रहता है कि बहुत गर्म? बहुत गर्म। तो सबसे गर्म ये, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो ठंडा होता जाएगा हल्का सा। अब हॉट एयर और अगर हम बात करें कोल्ड एयर, दोनों मीडियम अलग अलग हो जाता है। कौन सा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा? कोल्ड का। इसका म्यू ज्यादा होगा और इसका म्यू थोड़ा कम होगा। तो यानी कोल्ड एयर एक डेंसर मीडियम की तरह बिहेव करता है और हॉट एयर रेयरर मीडियम। तो अब होता क्या है कि एक्चुअल में लाइट इसका यहां से यहां आना था, ठीक है। तब होता क्या है कि मान के चलो इस आदमी को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, इस आदमी को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में एक लाइट रे लेते हैं जो यहां से ऐसे आया, ये किस मीडियम से किस मीडियम आ रहा है? रेयरर से डेंसर, कि डेंसर से रेयरर? ऊपर ठंडा है ना, तो ठंडा से अगर गर्म आएगा तो डेंसर से रेयरर। बेंड किधर? अवे फ्रॉम द अर्थ। थोड़ा सा इधर बेंड हुआ, फिर यहां से थोड़ा ऐसे बेंड हुआ, फिर थोड़ा ऐसे बेंड हुआ, यानी कि ये बेंड होता जाएगा ऐसे। अब कहीं ना कहीं एक ऐसा आएगा जहां पर ये एंगल क्रिटिकल एंगल से थोड़ा ज्यादा हो गया, और अगर वो एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ और डेंसर से रेयरर जाता है तो वहां कौन सा फेनोमेना होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी एक पॉइंट ऐसा आएगा ही आएगा कि लाइट अब रिफ्रैक्ट करेगा कि रिफ्लेक्ट कर जाएगा? रिफ्लेक्ट। तो यहाँ से ये लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ये यहाँ से फिर ऐसे आया, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो यानी मेरे आंखों तक जो लाइट रे आया वो कुछ ऐसा होके आएगा, पर हमको ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे यहां से नहीं आ रहा है, ये लाइट रे यहां से आ रहा है, ठीक है। यानी ये लाइट रे एक्चुअल में तो यहां से गया, पर लाइट रे हमको कहाँ दिख रहा है? नीचे से आते हुए। तो ऐसा सारा लाइट रे जो ऐसे जा रहा है उसका सारा दिखेगा कि यहाँ से आ रहा है। तो ये पेड़ हमको, एक पेड़ का इमेज हमको दिखेगा उल्टा। तो अगर हमको एक पेड़ का इमेज नीचे दिख रहा है तो हमको ऐसा लगेगा कि यहाँ क्या है? पानी। वही इल्यूजन हमको रेगिस्तान में दिखता है। और इसी प्रोसेस को, यानी इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? मिराज। ठीक है, इसको नोट डाउन करो बढ़िया से। और एक मजेदार चीज क्या है पता है? रेगिस्तान में जो दिखता है उसको मिराज बोलते हैं। एक और चीज दिखता है, पहले इसको नोट डाउन करो फिर बताते हैं। हाँ, क्या क्या बोले? निंजा 500।
ठीक है, हम बस इतना बता इसलिए दिए, इतना कोई पूछेगा नहीं वैसे, पर हम पूरा प्रोसेस बता दिए कि मिराज एक्चुअल में होता कैसे है। ठीक है, सब उतारे सब लोग। तो टीआईआर कहां पर हुआ? यहाँ पर टीआईआर कहां पर हो रहा है? कहाँ, सब जगह हो रहा है कि सिर्फ यहीं पे हो रहा है? यहीं पे टीआईआर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ये बहुत जगह नहीं इसको बताते हैं, पर एक वर्ड होता है लूमिंग, कोई जानते हो इसको? नहीं। मिराज दिखता है गर्म जगहों में, जैसे रेगिस्तान हो गया। लूमिंग होता है जहां पर ठंडा इलाका होता है, जहां पर मतलब ठंडा इलाका कहाँ कहाँ, जैसे कश्मीर, हिमाचल प्रदेश है ना, उत्तराखंड, गैंगटॉक। चलिए, तो जब कोई शिप वगैरह ठंडी जगह में चलता है ना, देखते हो ना पानी भी थोड़ा जम जाता है हल्का फुल्का, तो जब ओशियंस वगैरह में जहां बहुत ठंडा इलाका हो और एक शिप अगर ऐसा चल रहा हो, बड़ा बड़ा शिप, और उसको कहीं हम दूर से देखते हैं, ठीक है, तब इसमें होता क्या है कि इसमें फिर से हवा का लेयर्स बनता है। अब मेरे को ये बताओ, सबसे नीचे वाला लेयर सबसे गर्म होगा कि सबसे ठंडा? सबसे ठंडा होगा, क्योंकि पानी सबसे ठंडा है, तो नीचे वाला सबसे कोल्ड होगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे धीरे धीरे गर्म। ठीक है, अब क्या होता है समझना ध्यान से। इसका एक रे हम निकालते हैं, किधर से भी ऐसे निकला, डेंसर से रेयरर कि रेयरर से डेंसर? डेंसर से रेयरर, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर एक एंगल ऐसा होगा जो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया। डेंसर से रेयरर और क्रिटिकल एंगल से अगर ज्यादा हुआ तो वहां क्या होगा? टोटल इंटरनल, यहाँ गया। तब हमको क्या लगेगा, लाइट यहां से आ रहा है कि कुछ यहां से आ रहा है, ऊपर से? तो यही शिप हमको ऊपर दिखता है ना? कैसे दिखेगा, है ना? एक मिनट, हम देखते हैं, देखते हैं। दो डिवाइस कनेक्टेड है।
ये चाहिए, छोड़ो हटाओ ना, ये दिख रहा है इमेजेस। वो शिप पानी में है कि हवा में है? हवा में। अच्छा, एक चीज पूछते हैं, सनराइज और सनसेट एक्चुअल में जब हमको दिखता है सनसेट, वो होता है या हमको नहीं दिखता है? तो वहां स्क्रीन लगा के रखे हैं भगवान, देखो यहाँ स्क्रीन लगा हुआ है, ऐसा तो नहीं है। तो कभी ऐसा मौका मिले, बहुत रेयर चांसेस होता है ये देखने का, कि बहुत ज्यादा ठंडा इलाका, यानी कि ये ऐसा नहीं कि कहीं गए मुंबई मुंबई ओशियन में दिख गया, ऐसा नहीं है। ये अंटार्कटिका वगैरह जो होता है, जहाँ ठंडा जगह होता है एकदम, उस जगह जाओगे तो आपको शिप ऐसा दिखाई देगा कि वो शिप वो हवा से होते हुए आ रहा है, ये भी शिप हवा में चल रहा है, ये भी शिप हवा में चल रहा है, इस टाइप से होता है। इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं? लूमिंग। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो सब लोग। इसको नोट डाउन करो, बहुत मजेदार चीज है ये। हाँ, जिसको नहीं पता वो जादू ही बोलता है इसको। सनराइज और सनसेट वो क्यों होता है वो भी बताते हैं, है? अच्छा, यही बता देते हैं। अच्छा, लूमिंग मजेदार चीज है ना। तो सबका इफेक्ट इसमें भी कौन सा इफेक्ट आया? TIR। डायमंड इतना ग्लो क्यों करता है बाकियों से? चलो बताते हैं, पहले इसको नोट डाउन करो, सारा बताते हैं। आज ये पूरा चैप्टर खत्म, ठीक है। नेक्स्ट वीक से हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। प्लीज में आज ही खत्म हो जाएगा, छोटा छोटा चीज है उसमें, ज्यादा पढ़ना नहीं है। हो गया? चलो नेक्स्ट लिखो, ऑप्टिकल फाइबर। आज का जनरेशन यही चल रहा है। पहले इंटरनेट किससे चलता था? सबसे पहले वायर के थ्रू। सबसे पहले BSNL के थ्रू, BSNL एक तार बिछाता था सब जगह, 2 तार हुआ करता था, उस तार के थ्रू इंटरनेट चलता था। यानी पहले जो इंटरनेट जो चलता था वो एक वायर के थ्रू चलता था, और वायर में इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है। उसके बाद ठीक है, हम लोग नेक्स्ट जनरेशन आए किस पे? ऑप्टिकल फाइबर, है ना। और बाकी जो हम लोग मोबाइल में यूज करते हैं वो किससे होता है? हाँ सर, सेटल। अच्छा, तुम्हारा मोबाइल देखो, इंटरनेट चलाने के लिए तुम्हारा मोबाइल को किससे कनेक्ट होना चाहिए? टावर से। ठीक है, तो तुम्हारे मोबाइल से और टावर के बीच में कैसे कनेक्शन होता है? वेव्स से, रेडियो वेव्स, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। ठीक है, अब ऑप्टिकल फाइबर में वहां इलेक्ट्रिकल सिग्नल यूज होता है, ऑप्टिकल फाइबर में लाइट सिग्नल यूज होता है। और अभी तक सबसे ज्यादा स्पीड, अभी तक इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड किसका है? लाइट का। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इससे अभी तक ज्यादा तेज मिला है क्या कि कोई चीज? समझ, अभी तेज यही पर है अभी तक फिलहाल, पता नहीं आगे जाके क्या होगा। अभी तक ये है।
तो स्पीड बढ़ने का रीजन यही है कि पहले वायर जब होता था वायर्ड, तो उस समय स्पीड केबी में हुआ करता था। मतलब खाली एक गूगल का साइट खोलते थे ना, तो वो हमको अभी तक याद है, वो गूगल का साइट जैसे खुलता था ना, तो पहले थोड़ा सा खुला, थोड़ा सा खुला, थोड़ा सा, तो 10 सेकंड तक वो पूरा पेज खुलता था गूगल का खाली। और आज में खाली गूगल सर्च करो, फटाक से खुल जाता है। ठीक है, ये डिफरेंस है। अब ऑप्टिकल फाइबर में लाइट को कैसे यूज किया जाता है वो चीज बताते हैं। एक्चुअल में ये जो तार हम बनाए हैं ना ऑप्टिकल फाइबर, आगे जाके पता चलेगा कि ये जो तार है ना हम लोग का एक बाल के बराबर है। मतलब जो ऑप्टिकल फाइबर घर में जो जियो वगैरह आता है ना, ऑप्टिकल फाइबर लगा देता है। एक्चुअल में तार हमको वो मोटा दिखता है ना, कुछ इतना मोटा, शायद इतना मोटा दिखता है शायद। एक्चुअल में जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसके अंदर कभी देखना, वो टेक्नीशियन वगैरह अगर कभी जोड़ा होगा तो लास्ट में एक बहुत पतला सा वायर निकलता है, और वो पतला सा वायर हम लोग के एक बाल के बराबर है, एक बाल के बराबर। अब उसी मतलब टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुंच गया इससे आज पता चलेगा। उसी बाल वाले को हम इतना मोटा बनाए समझाने के लिए खाली। अब ये अंदर से खोखला नहीं होता है, ये एक्चुअली किसी मीडियम से बना रहता है। ठीक है, और ये मीडियम क्या होता है, इसमें अगर हम लाइट भेजें ऐसे गया, तो ये लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने का ट्राई करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको ऐसे डिजाइन करते हैं कि इसके जो बाहर वाला मीडियम है, ये वाला मीडियम, इसको म्यू1 मानते हैं, इसको म्यू2 मानते हैं, और इस वाले को हम म्यू1 मानते हैं। हम ऐसा डिजाइन करते हैं कि अंदर वाला मीडियम म्यू2 से बड़ा हो जाए, तो ये लाइट कहां से कहां जाएगा। अगर म्यू1 ज्यादा है म्यू2 कम है, तो लाइट कहां से कहां, डेंसर से रेयर। तो हम चाहते हैं कि ये लाइट डेंसर से रेयर जाए और क्रिटिकल एंगल होके ये लाइट अंदर ही रहे, फिर आगे जाके ये लाइट फिर टीआईआर हो जाए, ये अंदर ही रहे, बाहर ना जाए। ठीक है, क्योंकि लाइट अगर बाहर चल गया तो हमको क्या दिक्कत होगा। एक्चुअल में हम लोग जब हेलो बोलते हैं, अब इसको चीज को समझो अच्छे से, जब हम लोग हेलो बोलते हैं मोबाइल में, अगर हेलो बोले तो वो उसको ऑडियो को ना प्रोग्रामिंग करके सब कुछ पूरे वर्ल्ड में 1 और 0 से चल रहा है पूरा कंप्यूटर, बाइनरी से, यानी सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 का ही खेल है पूरे संसार। हम यहाँ कुछ भी कर रहे हैं ना, अंदर खाली कंप्यूटिंग चल रहा है 0 और 1। 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन। तो यानी हम लोग यहाँ से हेलो बोले तो वो मोबाइल क्या किया, उस ऑडियो को पूरा चीज चेंज करके वो पूरा एक उसको मैसेज बनाया, और वो मैसेज किसमें, 0 और 1 में। और इस 0 और 1 मैसेज को कन्वर्ट करके एक लाइट सिग्नल बनाया गया। तो अगर ये लाइट सिग्नल का कुछ पार्ट मिस कर गया, तो इसका मतलब हेलो का ओ मिस कर गया, यानी कि जो हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं उसका क्या होगा, कुछ चीज डाटा मिस कर जाएगा। तो अगर डाटा मिस कर गया तो करप्ट हो जाएगा फाइल। तो हम चाहते नहीं कि कोई भी लाइट यहां से बाहर जाए, सब अंदर ही रहे। तो इसीलिए हम अंदर वाले को क्या बना रहे हैं, डेंसर, बाहर वाले को रेयर। मान के चलो कि गलती से एक लाइट रे यहां से बाहर चली गया, म्यू1 से कहां चला गया, म्यू2। तो ऑप्टिकल फाइबर का कहानी क्या है कि इसके बाद एक और लेयर होता है, और इसको फिर डिजाइन किया जाता है म्यू3, और इसको इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है म्यू1 इज ग्रेटर देन म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू3 इज ग्रेटर देन म्यू4, यानी इसके ऊपर लेयर से लेयर है। यानी हर बार लाइट कहां से कहां जाएगा, डेंसर से रेयर। भले यहां से पार कर जाए फिर डेंसर से रेयर, इसको भी पार कर जाए तो डेंसर से रेयर। तो कभी ना कभी वो क्रिटिकल एंगल होगा ही होगा, तो लाइट फिर वहां से वापस। तो इसका मतलब ये जो पूरा बाल दिख रहा है ना, उसके ऊपर कम से कम 20-30 लेयर चढ़ाया जाता है, और वो समझो इतना पतला है और उसमें 20-30 लेयर है। तो टेक्नोलॉजी हम लोग का नैनो टेक्नोलॉजी में चले गए हैं। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब, नैनो का मतलब 10 टू द पावर मीटर, यानी कि हमको पता है कि 1 मीटर इतना होता है, लगभग इतना ही होता होगा 1 मीटर। तो हम लोग उस साइंस मतलब उस टेक्नोलॉजी में चल गए हैं कि हम लोग 10 टू द पावर -9 जितना छोटे से चीज में हम लोग एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं।
यानी इस बॉल का जो साइज होगा वो 10⁻⁻⁹ से भी बड़ा है। तो हम लोग जो टेक्नोलॉजी है वो कहाँ चल गया, 10⁻⁹ आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जो कंप्यूटर में प्रोसेसर यूज करते हैं ज्यादा बड़ा नहीं होता, इतना ही बड़ा होता है। जानते हो प्रोसेसर वगैरह, i3 i5 i7 प्रोसेसर देखे हो कभी? इस प्रोसेसर में इस प्रोसेसर में बहुत सारा सेमीकंडक्टर्स लगा रहता है। आइडिया लगा सकते हो कि एक प्रोसेसर में उसमें कितना मतलब सेमीकंडक्टर्स या कितना डायोड्स वगैरह यूज हुआ होगा? कितना लगता होगा कि उस छोटे से जगह में कितना वो डायोड मतलब कितना सेमीकंडक्टर्स उसमें डाला गया होगा? 10,000 20,000, उसमें लाखों है। तो सोचो लाखों सेमीकंडक्टर्स को बस उतने में ही जगह में छुपाया गया, और वही लाखों चीज उस पूरे मतलब वो कंप्यूटर का पूरा दिमाग वही है, चिप तुम्हारा जिसको प्रोसेसर बोलते हैं, वही प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, छोड़ो हटाओ, ये ऑप्टिकल फाइबर समझ में आया कि यहाँ जितना भी है लेयर्स है, धीरे 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 म्यू1 सब बाहर जैसे जाते जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा, तभी ना कोई भी सिंगल लॉस नहीं होगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर। अब लाइट का स्पीड कितना है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। अब नेट का स्पीड इतना बढ़ा क्यों? क्योंकि अगर हमको यहाँ से मैसेज दिल्ली पहुंचना है, जैसे हम यहाँ हेलो टाइप किए, हाई टाइप किए और सेंड किए, तो यहाँ से दिल्ली जाएगा। तो 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड का मतलब कि वो 3 × 10⁸मीटर/सेकेंड का मतलब कितना हो गया, कितना किलोमीटर हो गया? लगभग 3 लाख 3 लाख किलोमीटर/सेकेंड, यानी एक सेकेंड में वो 3 लाख किलोमीटर चल जाएगा वो। ठीक है, तो अर्थ का एक पूरा चक्कर कितना है? रेडियस है 6,400। ठीक है, तो 6,400 और जस्ट अपोजिट चल जाए तो कितना हो गया, 12,800। और अगर उसको थोड़ा सा राउंड कर दे तो कितना होगा, 20,000। तो 20,000 मतलब यहां से अगर अमेरिका भी हमको मैसेज भेजना होगा तो 1 सेकेंड भी कम है बहुत, मतलब उससे भी। क्या हो गया जी? अच्छा, हमको लगा फिर प्लेन व्लेन गिरा गया भाई, आजकल बहुत ट्रेजेडी हो रहा है आजकल। हाँ, अच्छा तुमको पता है धनबाद में भी एक प्लेन गिरा हुआ है एक घर पे? छोटा वाला था ग्लाइडर। वो एक्चुअल में यहाँ आया था, वो जो बिरसा मुंडा पार्क के इधर देखना, आगे तरफ एक बरवड्डा नाम जगह है, वहां पर रनवे है। तो यहाँ हर साल या 1-2 साल में एक प्लेन आता है जिसपे आपको कुछ पैसा लेता है और पूरा धनबाद ऐसे घुमाता है। तो वही वाला आया हुआ था, 800 पर फ्लाइट। उसमें कुछ लोग चढ़ा था, गया और बिरसा मुंडा पार्क से पहले एक घर था, उसी घर में घुस गया। नहीं मरा नहीं था उसमें कोई। अच्छा मर गया, हमको नहीं पता। नहीं मरा नहीं था शायद। और वो इतना छोटा, वो इतना छोटा प्लेन था, और ऐसा हुआ कि घर में घुसा, बस दीवार तोड़ा और सब बचा रह गया, कुछ हुआ नहीं। तो मतलब कोइंसिडेंस ही बोल सकते हो कि बच गया, नहीं। हाँ, अब पता नहीं पैसा मिला नहीं मिला। अब हम यही सोच रहे हैं कि हमको मुंबई जाना है 1-2 हफ्ते के बाद। हाँ, देखो वो देखो ऐसे तो बहुत रेयरेस्ट है प्लेन का एक्सीडेंट होना, लेकिन लेकिन एयर इंडिया वाकई में हम उसमें ट्रैवल किए हैं 1-2 बार। मतलब एक जानते हो, एक बार हम यहाँ से कॉलेज जा रहे थे, कलकत्ता से सिलचर फ्लाइट होता है, तो उस फ्लाइट में जा रहे थे, एयर इंडिया का ही फ्लाइट चलता था कलकत्ता से सिलचर, और कोई फ्लाइट ही नहीं चलता था। तो हम हम 3-4 दोस्त थे, शायद 3 या 4 दोस्त थे, कलकत्ता में सब एक साथ मिले, वहां फ्लाइट में चढ़े और बैठे हुए थे। और वो वाला फ्लाइट था जो नहीं होता है छोटा फ्लाइट,
एयरबस भी नहीं, उससे भी छोटा वाला, जो प्रोपेलर लगा होता है, बाहर पंखा घूमते हुए दिखता है। एक होता है जेट लगा होता है, वो वाला नहीं। एक होता है कि बाहर पंखा घूमता है जो दिखता है। अच्छा वो वाला। हाँ, जिसमें पूरे प्लेन में मात्र 30-40 लोग ही थे। हाँ, इतना छोटा था। हाँ, आगे जो रहता है वो दोनों तरफ पंखा घूमता रहता है। तो एक्चुअली लोग उधर कम ट्रैवल करता है, इसलिए वहाँ छोटा प्लेन रखता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग बैठे, तो वो ज्यादा, बहुत ज्यादा हिलता है वो सब। छोटा प्लेन ज्यादा हिलता है, बड़ा प्लेन कम हिलता है। इसलिए एयरबस वगैरह में जाओगे तो तुमको पता नहीं चलेगा। छोटा प्लेन जाओगे ना, ऐसे ऐसे हिलता है ना कि मत पूछो। तो एक इंसिडेंट होता है एरोप्लेन में, जिसको एयर पॉकेट बोलते हैं। तो जानते हो एयर पॉकेट एक्चुअल में क्या होता है? कि ये भी, इसमें भी साइंस ही है, आगे जाके पता चलेगा कि जब कोई चीज हवा में उड़ रहा होता है ना, तो ये अपने आप को मेंटेन करने के लिए ऊपर और नीचे एक प्रेशर डिफरेंस होता है। एक्चुअल में ये प्लेन उड़ता कैसे है? तो पीछे जेट लगा रहता है ना, जेट क्या करता है? सिंपल, हम लोग स्विमिंग कैसे करते हैं, हाथ से पानी को पीछे धकेलते हैं तो हम किधर जाते हैं? आगे। तो समझो कि ये भी एक पानी में ही ट्रेवल कर रहा है, वो पानी को पीछे फेंक रहा है बस। और यहाँ पानी क्या है? हवा है। वो हवा को बस पीछे फेंक रहा है और ये आगे जा रहा है। और इसका जो वो प्लेन, कभी प्लेन चढ़ना तो देखना, वो जो आर्म्स है ना उसका, देखना वो स्लाइड करते रहता है। और उसी स्लाइडर से वो एडजस्ट करता है कि हमको ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। लास्ट में जब ब्रेक मारता है, देखना वो पूरा खुल जाता है। उसका जो पूरा विंग्स होगा ना, वो पूरा ब्रेक मारते समय पूरा विंग्स ही खुल जाता है। ये जो ऐसे फ्लैप होता है, जैसे जैसे ये विंग्स है इसका, ये पूरा फ्लैप इधर से खुल जाएगा, नीचे से खुल जाएगा। यानी ऐसा थोड़ी इंजन मतलब कि ब्रेक मारना हो तो वहां ब्रेक मार दिया, रुक गया, ऐसा नहीं है। ब्रेक मारने के लिए वो सिंपल क्या करता है, जितना हो सके वो ऐसे फ्लैप खोल, जैसे तुम चल रहे हो तो अगर हाथ ऐसे रखे हो तो कुछ नहीं, लेकिन हाथ ऐसे रख दोगे तो हवा का जो फ्रिक्शन के कारण होता है वो रुक जाता है। तो वो प्लेन ऐसे ही रुकता है, इस टाइप से। तो एयर पॉकेट क्या होता है? जब ये हवा, जब ये प्लेन चल रहा होता है तो क्या होता है? अच्छा, ये ऊपर रुका कैसे होता है एक सेम हाइट पे? तो उसका जो विंग्स होता है ना, जब चल रहा होता है तो नीचे एक फोर्स लगता है, थ्रस्ट फोर्स। और वो फोर्स किसके वजह से लगता है? प्रेशर के कारण, प्रेशर इनटू एरिया। तब होता क्या है कि जब ये आसमान पे रहता है तो होता क्या है कि ठीक है, हर जगह प्रेशर सेम रहता है तो ठीक होता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है, बहुत ऐसा, कि जब प्रेशर बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है तो यही प्लेन यहाँ से 100 फीट नीचे अचानक गिर जाता है। तो कभी कभी प्लेन चलते चलते अचानक प्लेन यहाँ से 100 फीट नीचे गिर कैसे चलने लगेगा, उसी को बोलते हैं एयर पॉकेट। और ये भी बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट है। और ये हम लोग के साथ हुआ था कलकत्ता से जब सिलचर जा रहे थे। ज्यादा होता है क्योंकि वेदर ट्रीटमेंट एरिया में क्या होता है, वो बादल वगैरह रहता है, तो वहीं पर प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होता है, ठीक है। तो हमको अभी तक याद है कि 40 लोग का सीट था और मुश्किल से हम लोग 20-25 लोग ही थे। तो सब लोग बैठा हुआ था, तो पता नहीं मेरा क्या मन किया, हम ऐसे सीट बेल्ट खोल के हम पीछे चले गए। सारा एयर होस्टेस लोग पीछे बैठी थी, तो हम वहीं पे जाके बैठ गए और ऐसे बात बात कर रहे थे, ऐसे नॉर्मल, ठीक है। तो बात बात होते 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 होते, तो वो इधर बैठी थी, हम इधर बैठे थे, बात होते अचानक मेरा मुंडी ऊपर जो रखता है ना, वो सर टकराया, ठीक है। और सब एक पता है चिल्लाना, अचानक कोई भी होगा चिल्लाए। तो ऐसे हुआ अचानक, पता भी नहीं चला कि कब लगा, कब चोट लगा, कुछ पता नहीं चला। और प्लेन चल रहा है फिर टकराने के बाद ये भी। तो सब डर गया कि क्या हुआ हुआ। तो फिर वो एयर होस्टेस फिर पूरा जर्नी में हमको समझाई कि इसको एयर पॉकेट बोलते हैं, और ये कभी कभार हो जाता है। तो उसके लिए नॉर्मल था, उसको कुछ फर्क भी नहीं पड़ा कि क्या हुआ। लेकिन बाकी लोग का तो पसीना छूट गया था पूरा। ठीक है, हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे, कहाँ चले गए? एयर फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, समझ में। ठीक है, देखो ये सब हाँ, एग्जाम्स वगैरह में आए ना आए, ठीक है, लेकिन ओलंपियाड्स में अगर कुछ क्वेश्चंस आ जाए इससे रिलेटेड, ठीक है, तो हम लोग हैं कि बता सकते हैं, ठीक है। और हाँ, किसका डायग्राम? डायग्राम बनाना है, बना लो। अगर बनाना है तो मेन चीज इसमें सीखना था कि क्यों होता है ऐसा। बनाना है, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है।
पहले का एयर इंडिया बहुत अच्छा हुआ करता था। पहले पहले एयर इंडिया में जाते थे ना, तो उसमें खाना वाना सब देता था बढ़िया से एकदम। और उसमें, हाँ, अब क्या है कि अब एयर इंडिया का तो वाकई में बहुत बुरा हाल है। इसलिए अब मैक्सिमम इंडिगो ही चलता है, वही। लेकिन उस प्लेन क्रैश में एक आदमी बच गया। हाँ? अब इसको तुम किस्मत बोलो या उसी के चलते हुआ, क्योंकि देखो, तुम खुद थोड़ा एनालाइज करो, जहां तक हम एनालाइज किए। प्लेन क्रैश जब हुआ तो आग का लपटे तुम देखे होगे। वो कितना भी क्रैश होने के बाद कूदा होगा, मिलना मुश्किल है। और अगर उसके पहले अगर वो कूदा, तो अगर तुम चलते हुए प्लेन से अगर तुम इमरजेंसी विंडो खोल दिए, तो होता क्या है कि जो उसको ऊपर ले जाने वाला और था वो और घट जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि अंदर का, बोलते होगा कि अंदर का दबाव, प्रेशर, केबिन प्रेशर, वो कम हो जाएगा अचानक। तो यहाँ पर देखना आगे जाके कुछ ना कुछ ऐसा होगा पक्का, कि या तो उस आदमी के कारण ही, अच्छा तुम खुद समझो कि वहां से जब उड़ा और जहां लैंड किया मात्र कितना मिनट हुआ था, 59 सेकेंड्स। तुम 59 सेकेंड्स में सोचो कि 59 सेकेंड में तुमको सोचना है कि हमको इमरजेंसी विंडो खोलना है और वहां से कूदना है, इतना जल्दी। हाँ, तो पर गैप भी नहीं होगा इतना कम से इतना कम सेकंड में, इसका मतलब ये हुआ होगा कि या तो वही कुछ खुरपाती किया, ठीक है, और क्रैश होने से जस्ट 2-3 सेकंड 4 सेकंड पहले वहां से वो कूदा। तो उस इमरजेंसी विंडो कितना होता है, जितना होता है, और 59 सेकंड्स में दो आदमी कूदना लगातार। अच्छा, दोनों बैठा हुआ है। क्या पता, क्या पता वो भी खोला होगा या कुछ ना। देखो, हम तो, तुम देख लेना 1-2-3 दिन के बाद न्यूज में ये पक्का उसके ऊपर ब्लेम डालेगा ही डालेगा। पता नहीं, लेकिन 59 सेकंड्स में बच गया, मतलब बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, मतलब। क्योंकि तुम सोच रहे हो, ऐसा रहता है कि नहीं कूद सकते। तुम क्या कि देख, क्रैश होने के बाद वो कूदा होगा तो ये तो पॉसिबल ही नहीं कि वो बचेगा, क्योंकि वहां उतना बड़ा ब्लास्ट में टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है ना, कि यहाँ से 500 मीटर का रेडियस वो पूरा जला देता है। इतना इतना वो भयानक होता है। मतलब 1 लाख लीटर तेल जलना एक बार में, तुम सोच सकते हो कितना ज्यादा वो टेम्परेचर होगा उस समय। और वो तो दूसरा ही होता है, वो तो एकदम गैस होता है, पूरा प्योर गैस। एक चिंगारी काफी होता है उसके लिए। चलो, ऑप्टिकल फाइबर हो गया ना। नेक्स्ट लिखो प्रिज्म। प्रिज्म की जगह लिखो, प्रिज्म ही डाल लेता है। अच्छा, प्रिज्म में होता क्या है, प्रिज्म में होता क्या है, एक व्हाइट लाइट होता है, और ये व्हाइट लाइट 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये व्हाइट कलर ना 7 कलर में स्प्लिट कर जाता है। इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्शन। ठीक है, तो व्हाट इज डिस्पर्शन? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। ठीक है, और उस सातों कलर का नाम विबग्योर होता है। तो वॉयलेट ऊपर वाला कि वॉयलेट नीचे वाला? नीचे वाला। ठीक है। हाँ, लेंस में डिस्पर्शन हल्का फुल्का सब में डिस्पर्शन होता है, बस उसको हम लोग नोटिस नहीं करते।
डिस्पर्शन पता है कितने जगह होता है, अपन तुमको बताते हैं। एक मिनट, एक मिनट। तुम वैसे ही रहना, थोड़ा ऊपर देखो हल्का सा। हाँ हाँ, हल्का सा। तुम उसके चश्मे में देखो, तुमको कुछ कलरफुल दिख रहा है, कलरफुल। अगर वो कलरफुल दिख रहा है, इसका मतलब वहां से लाइट डिस्पर्स होकर आपके पास आ रहा है। डिस्पर्शन हर जगह से होता है। टीवी हो जाता बताते हैं, बताते हैं। देखो इधर देखो, इधर इधर इधर। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, म्यू और लैम्डा कैसे वेरी कर रहा था, डायरेक्टली कि इनवर्सली? इनवर्सली। बस यहीं से सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है। रेड सबसे ज्यादा डेविएट किया, जैसे रेड सबसे ज्यादा डेविएट किया कि सबसे कम? सबसे कम। ठीक है। अच्छा, डेविएशन कम हुआ, इसका मतलब म्यू ज्यादा कि म्यू कम? जितना ज्यादा म्यू, डेविएशन उतना ज्यादा। है। जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा, डेविएशन उतना ज्यादा होगा। तो यानी कि म्यू जितना ज्यादा होगा, डेविएशन उतना ज्यादा होगा। यहाँ रेड का डेविएशन सबसे कम है, तो म्यू इसका सबसे कम होगा। और म्यू अगर कम होगा तो लैम्डा ज्यादा होगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका? रेड का। और सबसे कम वॉयलेट। याद रखने का तरीका फिर से बता रहे हैं। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि म्यू और लैम्डा कैसे है, इनवर्सली। फिर हम ये बोलेंगे कि रेड सबसे कम डेविएट किया, तो अगर रेड सबसे कम डेविएट किया तो रेड का म्यू सबसे कम, और म्यू सबसे कम तो लैम्डा सबसे ज्यादा। तो रेड का लैम्डा सबसे मैक्सिमम और वॉयलेट का लैम्डा सबसे मिनिमम। तो सबसे कम डेविएट कौन सा लाइट करता है? रेड। और यहीं से एक क्वेश्चन बोलते हैं कि सिग्नल्स में इस रेड लाइट क्यों यूज करते हैं? हाँ ठीक है, तो फिर मान के चलो कि जैसे बहुत दूर से देख रहे हैं, तो वहां से लाइट रे आएगा, अगर ज्यादा डेविएट कर गया तो वहीं गिर जाएगा। तो अगर दूर ट्रेवल करना है तो उसका डेविएशन सबसे कम होना हो, इसलिए सिग्नल्स में कौन सा लाइट यूज करते हैं? रेड लाइट। लिखना चाहो तो लिख लो, पहले इसको नोट डाउन कर लो सबसे पहले, उसके बाद हम लिखवाते हैं। अच्छा, ह्यूमन आई भी पढ़ना है उससे? हम लोग को इसमें नहीं है। हमने तो नॉट में सीबीएसई में? इलेक्ट्रिसिटी करेगा। हम्म। इलेक्ट्रिसिटी हम इसको जल्दी जल्दी करो ना, हम ह्यूमन आई। देखो ह्यूमन आई दो टाइप का, एक तो पूरा ह्यूमन आई पढ़ना है, क्या 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 रहता है। और एक पढ़ना है कि अगर आपको न्यूमेरिकल्स है ह्यूमन आई के ऊपर, मायोपिया और हाइपरमेट्रो, तो उस पर क्या करना है वो हम बता देंगे। सबसे पहले ये उतारो, ये हो गया सब चलो ना। ठीक। तो आप लिख सकते हो, इन सिग्नल्स वी यूज रेड लाइट बिकॉज, इन सिग्नल्स वी यूज रेड लाइट because because red light deviates less, deviates less because lambda यानी because wavelength of red light is क्या? हाई मतलब मैक्सिमम, because wavelength of red light is maximum. ठीक है।
तो प्रिज्म हो गया। और एक और चीज बता दें, इसको एक्स्ट्रा में याद रख सकते हैं कि अगर एक प्रिज्म है, 1 2 3 4 5 6 7, अगर एक और प्रिज्म हम ऐसा उल्टा लगा दें तो ये प्रिज्म वापस से किस में निकल जाएगा, व्हाइट। समझ में आया? अगर दो प्रिज्म एग्जैक्टली ऐसा लगा दे तो ये व्हाइट लाइट वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, व्हाइट। ठीक है, ड्रॉ कर सकते हो, लिख के रख लो। और कुछ बच गया क्या? एंगल ऑफ डेविएशन इतना नहीं पढ़ना है। किसमें? आईसीएसई में दिया है, एंगल ऑफ डेविएशन भी दिया है। चलो नोट डाउन कर लिए। इधर देखो, चलो अगर एंगल ऑफ डेविएशन दिया है तो इसको भी थोड़ा समझ लो तुरंत। एक लाइट अगर यहाँ स्ट्राइक करे तो यहाँ क्या होगा, रिफ्लेक्शन की रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन। तो यहाँ सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इसको बोलेंगे एंगल आई। ये लाइट ऐसे गया, फिर यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करें, लास्ट में जो एंगल, जो लाइट निकल गया उसको इमर्जेंट बोलते हैं, तो ये हो गया एंगल ई, ये हो गया एंगल आई। और ये जो प्रिज्म है, यहाँ एक एंगल बनता है ए, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, अब होता क्या है, एक्चुअल में लाइट रे को ऐसे जाना था, अगर प्रिज्म नहीं होता तो लास्ट में गया कैसे वो, ऐसे। तो अगर इसको हम प्रोड्यूस करें बैक, तो हम बोल सकते हैं इसको जाना इधर था पर वो गया किधर, इधर। तो बोल सकते हैं लाइट इतना डेविएट कर गया। इसको डेल्टा से ऐसे डिनोट कर सकते हैं, डेविएशन। और इस डेविएशन का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, आई और ई को जोड़ देना और ए को घटा देना। और इस ए को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, इसको नोट डाउन करके रख लो। इतना तो नहीं पूछेगा कभी, फिर भी। और डेल यहाँ क्या है, ये वाला डेल्टा, ये एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ डेविएशन, कितना डेविएट किया। या तो मेरा घड़ी स्लो हो गया। वो बोलिए ना। अच्छा हाँ, हो गया। और कुछ पढ़ना हो अगर तो, कौन वाला? अरे इतना नहीं पूछेगा रे, तुम लोग को वो भी दिया है, ये वाला ग्राफ। कि ग्राफ बिना पढ़ाए समझ में थोड़ी आएगा, ये तो पूरा 12th में पढ़ाना पड़ता है, मैक्सिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन, तब ये ग्राफ बनता है। हाँ, बेसिक्स में नहीं है ये, तुम्हारे आईसीएसई में दिया है ये, हो ही नहीं सकता। दिखाओ तो, है बुक लाया हो, एक बार दिखाना। इतना इतना नहीं होगा यार, इतना आईसीएसई देखे।
देखा ना? हाँ, ग्राफ दे दिया, बस एक्सप्लेन नहीं किया हो। explain। इतना इतना नहीं, इतना इतना दे दिया तो फिर देखो, दिखाओ ना एक बार पीडीएफ दिखाओ, या तो कुछ अलग तरीके से दिया होगा। है कि इसको समझाना मतलब पता है, पूरा 2 क्लास वो मतलब 11 12th में 1 क्लास लगता है, पूरा 1 से 1.5 क्लास, तब जाके वो लोग समझता है ग्राफ। या तो वो ग्राफ बना दिया होगा और बोलता होगा कि हाँ ऐसे होता है हमें। चल तू खोज तब तक, अगर होगा तो बता देंगे, क्योंकि ये वाला ग्राफ कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट लिखो, करेक्शन ऑफ आई। तू खोज खोज खोज, कोई दिक्कत नहीं। करेक्शन ऑफ आई, ठीक है। 2 टाइप का करेक्शन होता है, एक जिसको दूर का नहीं दिखता, क्या? मायोपिया। स्पेलिंग 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 MIO, ऐसा तो नहीं सुने, ऐसा MYO। ठीक है, तो मायोपिया में दूर का दिखाई नहीं देता। तो चलो पहले मायोपिया ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो दूर का नहीं दिखाई देता, तो उसमें मतलब क्या, मतलब कैसे, क्यों दूर का दिखाई नहीं देता? हाँ? पहले बन जाए ज्यादा कन्वर्ट देते हैं आप। मिला? अच्छा खोज खोज। चलो चलो, तो इस, अच्छा इधर छोड़ो, उसको खोजने दे, इधर देख। जब भी एक ऐसे, पहले समझ लो उसके बाद ही समझ में आएगा। जैसे मान के चलो मेरा आंख एकदम बढ़िया है, ठीक है, तो हम कोई भी अगर ऐसा कॉपी लिए तो हम इसको ऐसे पढ़ते हैं ना, ये डिस्टेंस कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। यानी कोई भी नॉर्मल आई होगा और उसको पढ़ना दिया जाए तो उसका नॉर्मल एक आई का विजन होता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से अगर तुम ऐसे पढ़ रहे हो तो फिर तुमको दिक्कत है, और 25 सेंटीमीटर से अगर ऐसे भी पढ़ रहे हो तो भी तुमको दिक्कत है। यानी अगर आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं तो जब भी आप कॉपी पढ़ोगे और ऐसे रख के पढ़ोगे तो बाय डिफॉल्ट वो डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट में लिखो, सबसे पहले नोट में एक पॉइंट लिखो, ठीक है। डिस्टेंस फॉर नॉर्मल आई, डिस्टेंस फॉर नॉर्मल आई फॉर विजन इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अब होता क्या है, सबका किस किस का नेगेटिव है? तेरा नेगेटिव है। जैसे मान के चलो इसका अगर नेगेटिव है तो इसको दिक्कत क्या होता होगा, जैसे ही चश्मा उतार देगा इसको कॉपी पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। मिला? दे 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 दिखा। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ग्रास, ठीक है। डिपेंडेंस, डेल्टा मिनिमम, हम वही बोले ना, खाली फॉर्मूला लिख के वो खाली ग्राफ बना दिया। ठीक है, हम बता देंगे, टेंशन मत लो। देखो वहां देख डेल्टा मिनिमम कुछ लिखा हुआ है, फॉर्मूला खाली। ठीक है, चलो हटा। तो इसको इसको देखते हैं। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए अगर हमको पढ़ना है तो हमको कितना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। जैसे इसका दिक्कत क्या होगा, जैसे चश्मा खोल भी ले ना तो कॉपी आराम से पढ़ लेगा 25 सेंटीमीटर। तो इसका डॉक्टर जैसे ही चेक किया होगा तो इसका एक रेंज आएगा कि एक आदमी, समझना ध्यान से, इसको 50 या 60 सेंटीमीटर तक क्लियर दिखेगा, 60 सेंटीमीटर के बाद इसको क्लियर नहीं दिखेगा। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, समझना ध्यान से।
अगर इसको 60 सेंटीमीटर तक क्लियर दिखता है तो इसका 60 सेंटीमीटर हो गया सबसे फार पॉइंट, 60 सेंटीमीटर तक दिखा, और एक हो गया कितना 25 सेंटीमीटर। तो अगर 60 के बाद अगर इसको क्लियर नहीं दिख रहा है तो वो क्या करेगा, एक लेंस यूज करेगा करेक्शन के लिए। वो लेंस खाली क्या करेगा कि इधर का सारा जो भी है उसका इमेज अगर ये यहां बना दे 60 के अंदर, तो आंख उसको फिर देख लेगा। जैसे कि अभी समझो जब हम चश्मा नहीं लगाए होते हैं तो उस समय वही ऑब्जेक्ट है तो हमारा आई इमेज बना लेता है। चश्मा अगर पहने तो वहां मल्टीपल रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन कहां से होगा, लेंस से। तो लेंस का जो इमेज बनेगा वो आई के लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। तो उस लेंस का क्या काम रहेगा कि 60 के इधर जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका इमेज वो कहां बना देगा, 60 से पहले। तो आंख उसको देख लेगा कि नहीं देखेगा, देख लेगा। इसका मतलब क्या होगा कि जब भी मायोपिया का केस आए और वो बोले कि 60 सेंटीमीटर तक हम देख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम अच्छा हमको कहां तक देखना है, हमको दूर कहां तक देखना है, इंफिनिटी तक। तो हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंगे इंफिनिटी, कि हमको पूरा दूर तक का देखना है, और उस इंफिनिटी का इमेज हमको कहां बनाना है, 60 पे, इस एग्जाम्पल के लिए। अब यहाँ 60 प्लस होगा कि माइनस होगा? तो सोचो कि यहाँ कोई भी लेंस है, अगर लाइट रे इधर से आ रहा है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी उधर, इमेज डिस्टेंस भी उधर, तो ये +60 की -60, -60। और हमको क्या निकालना है, बस यही इक्वेशन है, बस सॉल्व करेंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, इसको लिखो सबसे पहले, और v की जगह लिखो फार पॉइंट। ये पूरा डायग्राम भी बना लो ताकि आपको याद रहे कि आप क्या होता है। और अगर नहीं समझ में आए तो मायोपिया में याद रखना u का वैल्यू कितना लेना है, इनफाइनाइट। v का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस, जो भी फार पॉइंट दिया होगा उसको माइनस में लेना है। ठीक है, और वहां से f कैलकुलेट कर लेना है। इसका f कैलकुलेट करके बताओ तो कितना आ रहा, f भी कैलकुलेट करो और पावर भी कैलकुलेट करो। हाँ ठीक है, देखो पावर कितना आ रहा है, देखो कितना 1/60 कितना हो गया, 1/60 की ना 1/60 नहीं होगा, देखो सेंटीमीटर है ना, निकालो निकालो, बना लेते हैं ना बना बना बना, बना। दो ही पढ़ना है, एक मायोपिया पढ़ना है, एक हाइपरमेट्रोपिया पढ़ना है। हाँ, क्या कर रहा है, कितना पावर आया देखो, पावर कितना है, सब सॉल्व करो, फॉर्मूला लगाओ, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। u तो 1/v -60 -1/इंफिनिटी इज इक्वल टू 1/f, ये तो पूरा जीरो हो गया। फोकस आ गया -60। अच्छा फोकस माइनस आया मतलब वो कौन सा लेंस यूज करेगा, कन, पक्का ना, वो कनकेव लेंस यूज करेगा। ठीक है, और पावर लिख लेंगे 100/60 माइनस में 10/6 कितना आएगा, -1.67 ना, डायोप्टर। इतना का वो लेंस अगर पहन लेगा तो उसको फिर साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है, तो मायोपिया के लिए उसका एक डिस्टेंस होगा, यहीं तक देख सकता है, तो क्योंकि इसको मीटर में कन्वर्ट करना होता है। पावर के लिए फोकस किस में लेना होता है, मीटर में, और पावर होता है 1/f। तो उसको अगर 60/100 लिखते मीटर में तो उल्टा कर देंगे तो 100/60 हो गया। क्लियर हुआ कि कोई डाउट है किसी को, पक्का ना?
अब जिसका यहाँ पावर माइनस है तो उसको सबको कौन सा दिक्कत है, दूर का। अब पता है कि अब उल्टा सोचो कि अगर हम उसका पावर पूछ सकते हैं ना तो हम वो बता सकते हैं वो कितना दूर तक देख सकता है। जैसे तेरा पावर कितना है, चलो एक वो 0.5 ले लेते हैं उसका, ठीक है। तो अगर उसका पावर -0.5 है तो फोकस हो जाएगा 1/0.5, 2 मीटर। फोकस क्या है, 2 मीटर, यानी फोकस आ गया लगभग 200 सेंटीमीटर। और वो न्यूमेरिकल देखे ये वाला कि जो v था वही f हो गया। इसका मतलब ये है कि जितना फोकस होगा वो उतना ही दूर तक देख सकता है। तो यानी कि वो अगर चश्मा खोल दे तो 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर मतलब 2 मीटर, जैसे वो खोल देगा तो ये तो उसको ब्लर दिखेगा पूरा ना, इतना 2 मीटर से ज्यादा होगा। क्लियर दिख रहा है पूरा। तेरा कितना है, तेरा तेरा हाँ -4 लेते हैं तो फोकस हो जाएगा, हाँ उसका तो बहुत बुरा हाल होगा। उसका मैक्सिमम ही 25 सेंटीमीटर, यानी वो अगर चश्मा खोल दे ना, ये तो भूल जाओ, ये तो दिखेगा ही नहीं, वो तो दिखेगा ही नहीं। हाँ तो उसका जैसे उसका 25 सेंटीमीटर, यानी वो 25 सेंटीमीटर रख के भी वो क्लियर नहीं पढ़ सकता। तो उसको क्लियर अगर पढ़ना होगा ना इतना पास लाना होगा। चलो हटा, नेक्स्ट लिखो हाइपरमेट्रोपिया। अच्छा इधर देखो, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, उसको 40 सेंटीमीटर पे फॉर एग्जांपल उसको नहीं दिखेगा, इधर नहीं दिखता, लेकिन इसके इधर उसको दिखता है। ठीक है, तो हम फिर एक लेंस यूज करेंगे। तो फिर इसमें कैसे करना होगा ये बताओ। अब अगर उसको देखो, उसको अगर समझो ध्यान से, अगर उसको क्लियर पढ़ना है तो देखना, कभी तुम्हारे पापा अगर चश्मा नहीं लगाते होंगे तो न्यूज़पेपर ऐसे पढ़ते होंगे। वो चाहते हैं कि वो 40, जैसे हमको 40 सेंटीमीटर तक नहीं दिखता तो हम चाहेंगे कि इसको 40 सेंटीमीटर के उधर ले जाए तो हमको दिख जाएगा। तो इसलिए लोग दूर ले जाके पढ़ने का कोशिश करता है। ठीक है, लेकिन चश्मा पहनते तो फिर ऐसे पढ़ लेते हैं। इसका मतलब वो चश्मा क्या करता होगा, अगर हमको देखो, अगर ना 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 सुनो, अगर हमको इसको पढ़ना है तो चश्मा इस 25 सेंटीमीटर का इमेज कहाँ बना देगा, पीछे 40 के बाद, तो हमको आंख आराम से पढ़ लेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, 25, क्योंकि हम 25 पे रखेंगे तो u हो जाएगा -25। और इसका इमेज हमको बनाना कहां पर है, 40 पे, इस केस के लिए 40 पे, तो v हो जाएगा कितना, -40। और इस 40 को बोलते हैं नियरेस्ट पॉइंट या नियर पॉइंट, 40 सेंटीमीटर। तो यहां से फिर f निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो दो बस याद रखना, मायोपिया के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या, मायोपिया के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी, हमको दूर का देखना है, और उसका इमेज कहां बनेगा, फार फार पॉइंट पे। और हाइपरमेट्रोपिया में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर और उसका इमेज कहां बना देना है, नियरेस्ट पॉइंट। देखो सॉल्व करो, कुछ तो आंसर आएगा अजीब सा।
लेकिन इसका देखना पावर पॉजिटिव आएगा, सब कैलकुलेट करके देखो। पॉजिटिव ही है। दो दो 200 200 प्लस 4 प्लस में आया ना, उसको ऐसे ही रहने दो, 200/3 रहने दो इसको, और 200/3 सेंटीमीटर, तो इसको लिख सकते हैं 2/3 मीटर, तो पावर हो जाएगा 3/2, तो 1.5, इसका 1.5 होगा। ठीक है, घर जाके बस इसको रिवाइज कर लेना कि मायोपिया में क्या केस करना है और हाइपरमेट्रिया में क्या केस करना है। मायोपिया में कौन सा लेंस यूज होगा? कनकेव, माइनस है उसका, कनकेव, और यहां पर इन्वेक्स। ठीक है, तो सब चीज रिलेट हो गया। ठीक है, इसका रे डायग्राम भी रहता है कि दूर से आता है। अच्छा, मायोपिया में इमेज पहले ही बन जाता है कि बाद में? पहले ही बन जाता है। तो अब पूरा कनेक्ट करो कि अगर पहले ही बन रहा है उसको पीछे बनाना है, तो इसीलिए कनकेव यूज किए कि थोड़ा उसको डाइवर्ट करके पीछे बना दो। और हाइपरमेट्रोपिया में पीछे बन जाता है, तो हम चाहते हैं कि आगे ही बने, तो ज्यादा कन्वर्स करना होगा, इसलिए कौन सा लेंस? कन्वेक्स लेंस। तो ऐसे सब कुछ रिलेट हो गया टोटल। ब्लर दिख रहा है इसका मतलब सही दिखता है, मतलब क्लियर इमेज बनता है। और देखो एक्चुअल में क्या होता है ना, हम लोग का भगवान जो आंख बनाया ना, उसका फोकस जो है एडजस्टेबल है। तुम पास भी ले आओगे ना, तुमको दिखेगा, लेकिन धीरे 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 तुम्हारे अंदर वो स्ट्रेन बढ़ने लगेगा। हाँ, कनकेव लेंस, कनकेव की कन्वेक्स? हाँ, तो कन्वर्जिंग कौन सा लेंस होता है? कन्वेक्स लेंस। हाँ, हम लोग के अंदर तो सबका इमेज इन्वर्टेड बनता है, हमारा दिमाग उसको उल्टा करके देखता है। अब बहुत लोग को जैसे बहुत सारा बीमारी होता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है, कलर ही नहीं दिखता। ऐसा नहीं कि कलर नहीं दिखता, वो कलर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, ये चीज होता है। तुम देख तो सब सकते हो, तुम इसको पास लाके भी देख सकते हो, वो तुरंत। तुम कभी देखते हो मोबाइल का कैमरा, कहीं भी फोकस करोगे पहले वो ब्लर दिखेगा, फिर एडजस्ट करके उसको कर लेता है। तो एडजस्ट वो क्या करता है? अपना फोकल लेंथ एडजस्ट करता है। उसी तरह हमारा आंख भी है, फोकल लेंथ एडजस्ट कर लेता है वो, लेकिन बहुत ज्यादा पास ले जाओगे तो वो एडजस्ट करते करते वो इतना स्ट्रेस डाल देता है कि फिर तुमको दर्द होने लगेगा। इसीलिए जिसको चश्मा नहीं लगता है, अगर आंख खराब हो और चश्मा नहीं लगाओगे तो कुछ देर के बाद, पढ़ने के बाद आंख दर्द करने लगेगा, क्योंकि वो अपना फोकस क्या करता है? चेंज करने लगता है, और जैसे ही चेंज करेगा उसको दिक्कत होता है। हेलो, हाँ, क्लास ले रहे हैं? हाँ, तो पढ़ लिए हम मैसेज, नहीं लेते आएंगे। ठीक। अच्छा, अब सुनो, पैकेज में जितना क्वेश्चन है बना लेना, ठीक है? जो भी डाउट होगा डिस्कस कर लेना मेरे से, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास से करंट इलेक्ट्रिसिटी चालू करेंगे, ठीक है?
10 मिनट बचा है, क्या किया जाए। सर हम्म। स्कूल में सर मत करना, लाइट्स में जाता है तो उसका स्पीड चेंज नहीं होता है अपना, पाथ को छोटा करने के लिए ऐसा हो जाता स्पीड चेंज नहीं है, होता। रिफ्लेक्शन है, ये अपना पाथ को छोटा करने के लिए ऐसा हो जाता है। इससे मतलब नहीं समझ आया स्पीड में नहीं स्पीड नहीं समझ आया तो पूछ रही है स्पीड क्या होता क्या जैसे सर बोले कि ऐसे लाइट आया, बेंड क्यों करते हैं। हम लोगों को बोले कीचड़ में गाड़ी फंस जाता तो अरे अरे सुन सर, एक्चुअल में देखो हाँ वही बात है, कीचड़ उचड़ में गाड़ी फंस जाता तो निकालते तो इधर हो जाता क्या होता है क्या। एक्चुअल में लाइट क्या है ना, वेव है। ठीक है, हम लोग तो ऐसे पढ़ रहे हैं कि लाइट ऐसे गया ऐसे गया, पर एक्चुअल में लाइट ऐसे जाता है। अब जैसे मीडियम चेंज हो जाएगा वो ऐसे हो जाएगा। इसीलिए बेंड होता है उस पे, मतलब तुम उसको ऐसे समझो। उसको समझाने के लिए तुम पता कैसे समझा सकते हो। लोग रमाकांत सर पढ़ाते हैं ना, then बात करते हैं। मैथ्स मैथ्स तो नहीं सर आया तो क्लास टीचर मैथ्स में एक होंगे शायद कैलाश सर हाँ करके क्लास है। अब मुझे क्लास नहीं समझ अ, कैलाश कैलाश सर का बेटा भी हमसे पढ़ा है। मतलब मेरे स्कूल में हमको जो जो मारा है ना, अभी धनराज पब्लिक, मतलब धनराज पब्लिक स्कूल में हम पढ़े थे तो हमको लिटरली हम मार ही खाते थे सब ज्यादा, मतलब हाँ। नहीं नहीं, स्टूडेंट से नहीं मारते, टीचर टीचर लोग जैसे हमको सबसे ज्यादा पूर्णिमा मैम मारी है, जो प्रिंसिपल है। हाँ और उसके हाँ, मतलब लंगड़ी बोलते थे। उसके बाद कोई मारा है तो वो सर अभी नहीं पढ़ाते, मिलन मंडल करके होंगे बहुत पहले, वो अभी नहीं होंगे। उसके बाद जैसे कि वहाँ एक नीतू मैम होंगी स्पोर्ट्स टीचर, नीतू मैम करके। हाँ है ना, उसका बेटा देखना ये क्लास 11th में पढ़ने आता है। ठीक है। फिर अभी नहीं, शायद 4-5 साल पहले कैलाश सर जो थे ना मैथ्स वाले, है ना, उनका भी बेटा पढ़ा है मेरे से फिजिक्स। और बहुत लोग पढ़ाते हैं। हाँ? हिंदी पढ़ाती है ना वो। मधुरिमा मिस थी आपके टाइम एक मिनट, कोयल मिस शायद वो है कि लंबी लंबी है वो है। हाँ 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 हाँ, हमको एक शायद लंबी लंबी कोई टीचर थी। हाँ हाँ हाँ, हम लोग के भी वो हम लोग के समय भी वो क्लास टीचर थी। पता नहीं क्या क्या बोलते थे। जैसे भी जैसे बाप रे सर क्या क्या बोलने लगे कि आप लोग डर जाते क्लास में कुछ भी बोलने लगे। वो तो रमाकांत सर का तो ऐसा उस समय हालत था, अभी तो शायद थोड़ा बहुत कम किए होंगे। उस समय गुटखा और अभी भी खाता ना। उनके पढ़ते कि यहाँ से निकलते फिर बस से एंटीबायोटिक लेते अपने एंटीबायोटिक में गुटखा ही होता है। हर समय आते हैं जब आते रहेंगे क्लास में
अच्छे से बात बोलेंगे कुछ भी बोलेंगे तो सोचते लगे। हम लोग का सबसे ज्यादा रमाकांत सर से ही पढ़ता था हम लोग उस समय, मतलब कोई भी दिक्कत होता था तो वो वही कर, बाकी तो ना ना, हम लोग का खाली एक मतलब टीचर से एंटी एक ही से था, एक दो से था। एक तुम्हारा वो कराटे टीचर क्या नाम था, पांडे सर से, शशिकांत पांडे। और था बहुत सारा टीचर्स। अभी वहाँ बॉयज ब्लॉक का प्रिंसिपल कौन है? सौविक सर। पता नहीं, पता नहीं। हाइट